जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी का कहना है कि इस ओहदे पर जो भी तैनात होगा वो पूरे मुल्क का आर्मी चीफ होगा। दूसरा मामला तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का है, जो 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। 25 नवंबर को तैनाती और 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। हराम का पैसा कमाने वाले, करप्शन लूटमार करने वाले, अवाम का टैक्स का पैसा चोरी करने वाले सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। ये इबरत है, सीखें इससे, देखें इससे, सबक सीखें इससे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे समरी आ गई, गुत्थी सुलझी या नहीं, बोल फिर निशाने पर क्यों, और नवाज शरीफ सिसिलियन माफिया के देश क्यों जा पहुंचे। जिंदा कौमें अपने शहीदों को कभी नहीं भूलती। आज 1965 की जंग की याद में यौम दिफा और शहदा की पुरवकार तकरीब GHQ रावलपिंडी में हुई, जिसमें आला शख्सियात, सिफारतकार, सिविल और अस्करी हुकाम, शहदा के लवाहिकीन और गाजी शरीक हुए। अस्करी क़यादत ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। ये तकरीब वैसे तो हर साल 6 सितंबर को होती है, लेकिन इस बार सैलाब मुतासरीन से यकजहती के लिए इसे मुलतवी कर दिया गया था। तकरीब की अहम बात 29 नवंबर को रिटायर होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदाई खिताब था। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद पाक फौज की कमान कौन संभालेगा, अब तक हुकूमत ये गुत्थी सुलझा नहीं पाई। GHQ से 6 नामों पर मुश्तमिल समरी हुकूमत को भेज दी गई है। वजारत दिफा के मुताबिक डोसियर में 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर के नाम शामिल हैं। फैसला सीनियरिटी पर होगा या फिर वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद के मुताबिक तैनाती करेंगे। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इत्तेहादियों की मुशावरत से आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इंतखाब करेंगे और फिर इसे मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास भेजा जाएगा। हुकूमत ने हम तैनाती और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास भी आज तलब कर रखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कल तक ये मामला हल होने की उम्मीद है। सवाल यह है कि यह मामला हुकूमत के लिए दुश्वार क्यों बना हुआ है, मखमसा क्या है, हुकूमत किस खौफ का शिकार है। कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले को लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामूल की सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी का कहना है कि इस ओहदे पर जो भी तैनात होगा वो पूरे मुल्क का आर्मी चीफ होगा। दूसरा मामला तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का है, जो 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। 25 नवंबर को तैनाती और 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। इशारे किस तरफ हैं, सियासत में क्या होने जा रहा है, आर्मी चीफ बनने का कुरा किसके नाम निकलेगा, इन्हीं सारे मामलात पर बात करेंगे। इसी से आगाज़ करेंगे। सदीक जान नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। सदीक जान, रात को आपने देखा कि क्या हुआ, समरी आ गई है, समरी नहीं आई। खुद वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि हिजान की कैफियत ख़त्म हो जाएगी 2 दिन में। हिजान खुद मान रहे हैं कि हिजान इन्होंने पैदा कर दिया हुआ है। फिर उसके बाद बयान चेंज होते हैं। वज़ीर आज़म तुर्की जा रहे हैं, नहीं जा रहे, वज़ीर दिफा जो हैं उनके साथ अब नहीं जाएंगे, वो जाएंगे, वज़ीर दिफा यहीं रहेंगे। मामूल की सरगर्मियाँ वज़ीर आज़म ने ख़त्म कर दी हैं। किस तरह सीनियरिटी को देखा जाएगा, क्या होगा, कोई जवाब नहीं, और अगर कोई जवाब दिया जाता है तो नए सवाल जन्म ले लेते हैं। ये हो क्या रहा है? देखें उसामा गाजी साहब, जान बर्पा किसने किया? सबसे पहले आप ये देखें कि शाहिद खान नवासी साहब का बयान सामने आता है, जिस पर हम कल तफसील से बात कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब समरी का ना आना गैर आईनी है, गैर कानूनी है, प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए। और राना सनौला कहते हैं कि बगैर समरी के भी नोटिफिकेशन हो जाएगा, बगैर समरी के अनाउंस हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म अनाउंस करेंगे साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएगा वो मामला, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। सदर समरी पे दस्तखत करते हैं या नहीं करते। फिर ये भी कहा गया कि जनाब अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल का उसमें नाम ना आया तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी होगा। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब और शाहिद खान नवासी साहब कहते हैं कि मामला अदालत में जा सकता है। तो बताइए ये कौन है लोग? ये वफाकी वज़रा हैं, ये नून लीग के मेन लोग हैं, ये मरकज़ी रहनुमा हैं जो शहबाज शरीफ से रोज़ मिलते हैं, ये उनके बयान हैं। इससे आगे आप आएँ। उसके बाद फिर कल रात को क्या होता है? कल रात को ये खबर सामने आती है कि वज़ीर आज़म ऑफिस को समरी जो है वो मौसूल हो गई है। और ये जो ख़बर है वो ज़ाहिर है डिफेंस से मुतल्लिक जो ज़राए हैं उनकी तरफ से आई, जो वज़ारत दिफा और सारे मामले में बड़े रेलिवेंट ज़राए हैं उनकी जानिब से खबर आई। ये खबर जैसे ही आई तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा का मौक़िफ़ सामने आता है कि ये अफवाहें हैं, इसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। उसके बाद वो सोर्सेज कहते हैं कि जी नहीं, समरी पहुँच चुकी है, इनको नहीं पता, वज़ीर इत्तलात हमारी जो हैं उनको नहीं पता। फिर एक चैनल चलाता है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दिया कि समरी आ चुकी है।
फिर ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट आती है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई समरी नहीं आई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि फिर मरियम औरंगजेब साहबा का एक और आता है कि जनाब वो जिस चैनल पर खबर चली थी वज़ीर दिफा के नाम से, वो खबर ही गलत थी। फिर उसके बाद ISPR को बिल आखिर 12:14 पर ट्वीट करना पड़ा। ISPR का ट्वीट आता है तो ज़ाहिर है चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। जब ISPR का ट्वीट आता है 12:14 पर, तो रात 1:30 बजे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को समरी मौसूल हो गई है। मुझे बताएं, कोई जंग लगी हुई थी कि रात 1:30 बजे दफ्तर खुलवा के समरी वहाँ पर पहुँचाई गई? इसका वाज़ेह मतलब यह है कि समरी पहुँच चुकी थी और माशाल्लाह हमारे वज़ीर दिफा या तो वो बेखबर थे, लाइल्म थे, वज़ीर इत्तलात को पता नहीं था, या कोई नया खेल था जिस वजह से माना नहीं जा रहा था कि समरी आ चुकी है। और जब ISPR ने ट्वीट किया तो फिर इनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, फिर इनको मानना पड़ा कि जनाब समरी तो आ चुकी है। तो बात यह है कि इसी वजह से, इनके नहीं बयानात की वजह से जो है वो कन्फ्यूजन बढ़ी। और बाकी जो है वो ज़ाहिर है आज 23 जो है वो गुजर चुकी है और कल 24 है। कल सुबह जो है वो काबीना का इजलास है और काबीना के इजलास के बाद ये तो की जा रही है कि अनाउंसमेंट आ जाएगी, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब को अपने इत्तेहादियों से अहम मुलाकातें करनी थी। जरदारी साहब कल शहबाज शरीफ साहब से मिले, उसी मुलाकात के बाद ये समरी आई और आज जरदारी साहब जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिले हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी एक दरीना मसला हल हो गया है, गवर्नर KPK का लगा दिया गया है। तो इस सारे सिनेरियो में डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी से हो रही हैं और कल देखें, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है काबीना में ये मामला ले जाने की जरूरत नहीं है, ना ही काबीना की इसमें मंजूरी चाहिए। फिर क्यों ये कह रहे हैं? ना सिर्फ काबीना, कल का दिन आम है, कल बिल्कुल अनाउंसमेंट हो सकती है, ठीक है, और नाम सामने आ जाएगा, फिर देखते हैं चीजें किस तरह। सिर्फ काबीना नहीं, ये तो इत्तेहादियों से मुशावरत हो रही है। नूर आरफीन, कभी ऐसा नहीं देखा गया, ये हैरान कुन है। और अब इस पर लिखा भी जा रहा है और इसका आगाज़ कहा जा रहा है जी मियां नवाज शरीफ साहब ने चूँकि किया, नाम ले लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा पर, फैज़ हमीद साहब पर तनकीद, और फिर वो एक सिलसिला बनता आगे चला गया। फिर इमरान खान साहब ने भी इशारा के नाम में ये बातें करना शुरू कर दी। अब हाल ये है कि वज़ीर दिफा कह रहे हैं जी हिजान की कैफियत है और आपने जिस तरह पहले भी कहा कि नाम तो एक फ़ाइनल है, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि इसको बुलाओ, जरदारी साहब आ रहे हैं, फ़लाँ जा रहा है, समरी पहुँची नहीं पहुँची, फिर ये कि जी अहल आदमी का नाम ना हुआ तो हम नहीं मानेंगे, समरी के बगैर हम ले आएंगे। तो या तो ये सब करते हैं ना, अब तो आप खुद मीडिया में हर चीज़ को लेकर आए हैं और उस पर बयानात एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और ख़ुद कह रहे हैं हमने हिजान की कैफियत पैदा की है। मेरे भाई, पहले तो आप वो अल्फाज वो जुमला वापस ले लीजिए कि इमरान खान से साहब ने भी इशारों कनायों में इसलिए कि अगर आप इतनी सारी जो जुर्रत उन्होंने, जुर्रत रिंदाना जो इतने अरसे से वो फरमा रहे थे, जिससे अब एक मरतबा फिर वो यू टर्न ले चुके हैं, उसको अगर आप इशारों कनायों कहते हैं तो फिर या तो मुझे कुछ नहीं आता, और मैं ये यकीन करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हूँ कि उसामा ऐसा लाइल्मी में कह रहे हैं। चलो गुड हो गया, आप मुस्कुरा गए, मेरी मेहनत वसूल हुई, आगे बढ़ते हैं। भाई ये स्क्रिप्ट के मुताबिक चलने का, अच्छा, स्क्रिप्ट के मुताबिक चलने का, जो कुछ आपको देखो, जो वज़ीर दिफा कर रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, जो मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं वो उनकी मजबूरी है। टेक्निकली लॉजिकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक वज़ीर दिफा का भी ये मैंडेट नहीं है। बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वज़ीर दिफा का भी ये मैंडेट नहीं है कि वो इस तकर्रुरी के बीच में आए। जब मैं सदर पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर, उसके बारे में जब मैं ये बात कह गया हूँ कि उनको बता दिया गया भाईजान नो होशियारी, जो चीज़ आ रही है, जो बता दिया गया उस पर अंगूठा लगा करके और आप सो जाइए, कोई मसला नहीं है। तो फिर उसमें वज़ीर दिफा बेचारा क्या करेगा? उसके मुंह में दांत है ना पेट में हाथ। मरियम औरंगज़ेब से आप क्या तवक्को करते हैं? मरियम औरंगज़ेब मतलब आप खुद सोचिए, इन लोगों के पास मैंडेट नहीं है। और ये जो मतलब मैं कह रहा हूँ यार, खुदाई कसम मुझे तो बड़ा मज़ा आने लगा अब इस खेल में। अच्छा। कि वो एक आखिरी नाम जिसके ऊपर शेख रशीद कह रहे हैं कि हाँ अब हुई ना बात, अगर वो नाम शामिल नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा, अब ना, मतलब यार हद हो गई। उस नाम को भी शामिल करके अतमाम हुज्जत का ये जो आखिरी काम किया गया है, मुझे इस पर आई लव यू कहने का दिल चाह रहा है खुदाई कसम स्क्रिप्ट राइटर को। अच्छा। और काम वही होना है जो होना है, काम वही होना है, क्योंकि वो आखिरी नाम वो सिर्फ अतमाम हुज्जत का एक गुर कह लें आप उसको। उस नाम का इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि उन साहब का कुछ होने वाला है, जिसका होने वाला है वो हो चुका है, वो हो चुका है। वो भी ये 24 घंटे जो ये ले रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी मेरा ख्याल है कि मुरव्वतन ले रहे हैं ताकि कोई हजीमत एक मरतबा फिर उनको उठानी ना पड़ जाए।
सबको सब कुछ पता भी है और किसी को कुछ नहीं पता, ये इस खेल का हुस्न है मेरे दोस्त। अच्छा, तो ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो भी होगा पूरे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आर्मी चीफ होगा, एतजाज़ साहब कह चुके हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब की बात मानेंगे, शहबाज शरीफ साहब, तो आपको क्या लगता है जिस तरह तहरीक इंसाफ अब बेहतर बयान दे रही है और जो बात एतजाज़ साहब ने बोल न्यूज़ पर ही कही कि नवाज़ शरीफ साहब की चलेगी या नहीं, ये दोनों बातों पर मुख्तसर तबसरा? मेरा ख्याल है मेरा कहका बड़ा जामे तबसरा था फवाद चौधरी की बात पे कि बेहतर बयान दे रही है। वो बदतर बयान देते देते अचानक बेहतर बयान तक आए नहीं है, उनको लाया गया है। और लाया कौन है? वही हेडमास्टर साहब, वही हेडमास्टर साहब लाए जो हर दफ़ा करते हैं। और आपको पहले से पता होना चाहिए था। देखिए, यू कांट फाइट विद द स्टेट, डोंट यू डेयर। आप इस सिस्टम के साथ टक्कर ले करके और कर कुछ नहीं सकते। बेसिकली ये सिस्टम जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा, उसी तरह से चलता रहेगा। आप जो कुछ करने के लिए सोच रहे हैं वो बेसिकली तसव्वुराती तौर पर शायद वो एक आइडियल चीज़ हो, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बहरहाल देर बहुत कर दी। इतनी देर लगा दी तुमने आने में कि जो आर्मी चीफ होगा वो पूरे मुल्क का आर्मी चीफ होगा, ये तो पहले से पता होना चाहिए। यानी सिस्टम में रहना है तो सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा। हमारी टॉप स्टोरी आज की, जिस तरह बोल न्यूज़ लगाने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं, इस कोशिश के बावजूद, इतने दबाव के बावजूद बोल न्यूज़ अपने साथियों को नहीं भूलता। और अरशद शरीफ शहीद जैसे लोगों को कैसे भुला जा सकता है? हम उनको कभी नहीं भूल सकते। और इसी हवाले से बोल न्यूज़ के CEO शुएब शेख साहब ने यादगार बनाई है अरशद शरीफ शहीद साहब के लिए। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट है, इसके बाद बात करेंगे। सदीक जान, कैसा देखते हैं आप इस कदम को? और यकीनन अरशद शरीफ शहीद साहब की वालदा जो हैं, हमारी वालदा की जगह पर हैं, उनको भी इससे हौसला मिलेगा। जी सिद्दीक को शायद आवाज़ नहीं जा रही। नूर आरफीन, आप क्या कहते हैं इस इक़दाम के हवाले से? अरशद शरीफ शहीद साहब के हवाले से एक यादगार बनाई जा रही है। जी यकीनन ये एक अलामती तौर पर एक बड़ा अहसन कदम है। और इमोशनली, अगर आप इमोशनल सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं तो ये बहुत एक जिसको कहते हैं कि संगे मील है। लेकिन ज़ाहिर करार तो उनको, उनकी वालदा मोहतरमा को उसी वक्त आएगा कि जब अरशद शरीफ साहब के जो है वो कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जब तक ये मामला ऐसे ही लिंगर ऑन रहेगा तब तक ज़ाहिर है कि ना उनको सुकून मिलेगा, ना उनके बच्चे जो हैं जो यतीम हो गए हैं इसी कमसिनी के आलम में, ना उनके साथ कुछ ऐसा होगा। और फिर दूसरी बात ये कि इस एक दौरे हुकूमत में वैसे ज़ाहिर है कि उनकी वालदा पहले ही अपने अदम एतमाद का इज़हार इशारों-कनामे में कर चुकी हैं। लेट्स होप फॉर इट कि ये मौजज़ा इस दफ़ा हो ही जाए। सदीक जान, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, सदीक जान को भी आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा जी सदीक, ये बताएं, वो हुकूमत जिस तरह हम बात करें जो कुछ फ़ैसले नहीं ले सकी, जो उसका आइनी इख्तियार है, JIT बनाई, उसका कुछ पता नहीं, FIR की समझ नहीं आ रही, तो काम तो ये हुकूमत के करने के थे कि एक ऐसा शख्स, ऐसा सहाफ़ी जो इस मुल्क की मोहब्बत में सरशार था, तो उसके हवाले से चलें। जिस तरह नूर आरफीन ने सही कहा कि जब तक उनके कातिलों को सज़ा नहीं होती तो तब तक तो हम नहीं कह सकते कि जी ये इंसाफ हुआ है। लेकिन ये एक यादगार बनाना कम से कम ये है कि हमारी तरफ से, बोल न्यूज़ की तरफ से, कि हम उनको कभी भूलेंगे नहीं और उनके लिए, उनके घर वालों के लिए और सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों की ज़िंदगी की प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखो सामू भाई, अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद से लेके, बल्कि उनकी शहादत से पहले जब कोई चैनल उनको नहीं ले रहा था, जब वो किसी चैनल पर बात नहीं कर सकते थे, उस वक्त बोल फैमिली का वो हिस्सा बनी, बोल ने डिज़ाइन किया, बोल वो आ रहे थे, उनके यहाँ से ऑफिस तैयार हो रहा था, उनके प्रोग्राम की तैयारियाँ जारी थी। और फिर उसके बाद उनकी शहादत के बाद भी आप देखें, उनकी शहादत जैसे ही हुई, उनकी टारगेट किलिंग हुई, तब से ही बोल खड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह बोल खड़ा है, बोल बात कर रहा था, बोल बात कर रहा है, बोल बात करता रहेगा। और हम ये बात करते रहेंगे कि वो कौन था जो अरशद शरीफ साहब से नाखुश था, वो कौन था जिसने उनकी टारगेट किलिंग करवाई, वो कौन था जो उनकी इस टारगेट किलिंग पर खुश है, जिन्होंने खुशी का इजहार किया, जिन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। आप देखें आज के दिन तक 1 माह हो गया है। 1 माह में मुझे बताएं पाकिस्तानी हुकूमत का कोई एक सख्त बयान जो कीनिया की हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, मुझे कोई एक बयान दिखा दें। भाई कौन सी आपकी ऐसी मजबूरी है कि आप कीनिया की हुकूमत की मजम्मत नहीं कर सकते, कीनिया से आप बात नहीं कर सकते, कीनिया में आप आवाज़ नहीं उठा सकते?
कीनिया का मीडिया बता रहा है कि जो कहानी घड़ी गई वो गलत है। दूसरी बात यह है कि जो फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई वो आपके सामने, फैसल वाडा जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। फैसल वाडा जो आज भी कहते हैं कि उसको मोबाइल में सारे सबूत हैं, तो भाई पकड़ो उसको और गिरफ्तार करके उसको मोबाइल से सबूत निकालो। नहीं, तो बात यह है कि सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह से अरशद शरीफ साहब की जो टारगेट किलिंग है वो उसमें किसी और को फंसाने की कोशिश की गई, किस किस को टारगेट किया गया, किस किस पर अटैक किया गया और किस किस को इसमें फंसाने की कोशिश की गई। तो बात यह है कि ये बड़ा अच्छा कदम है बोल का शरीफ शेख साहब का, और इंशाल्लाह हम अरशद शरीफ साहब की शहादत पर बात करते रहेंगे, उनके कातलों को एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं लेने देंगे जी इंशाल्लाह। और ये बड़ा अच्छा कदम है CEO बोल न्यूज़ शरीफ शेख साहब की जानिब से, और कि उनकी यादगार और उनकी वालिदा को इस तरह कराची बुलाकर उनको इसमें शामिल किया जाए। और यकीनन उनके लिए हौसले की बात है कि नज़र आए उस माँ को कि जिस मुल्क के लिए उनका बेटा आवाज़ उठाता था उस मुल्क के बासी उनको कभी भूलेंगे नहीं। ब्रेक लेते हैं न्यूज़ अपडेट से, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजें, ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके तमाम रिश्तेदारों की, किस तरह से, ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बन गए। अब तो सब लोग शेयर कर रहे हैं कि बेटे वज़ीर हैं, भाई सेनेटर, इसके अलावा दीगर ख़ानदान के मेंबर पार्लिमान, तो यानी पूरा ख़ानदान बड़ी अच्छी तरह सियासत में एंटर हो चुका है बड़े भरपूर तरीके से। अच्छा, वो ठीक कर रहे हैं, ईमानदारी की बात है। अभी मेरे कज़न ने फेसबुक पर अपने दुख का इजहार कर रहा था वो कि चुच मौलाना को ये नहीं करना चाहिए था। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाईजान जब तक सियासी या मजहबी अहमक ज़िंदा हैं तब तक MTJ या ये अपना मौलाना साहब जो है तब तक मज़े कर रहे हैं, क्या है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नॉट। सियासत जो है ये ज़रा ख़बर आप देख लीजिए, इंशाअल्लाह ताला जन्नाटेदार तमाचे की तरह से ये ख़बर भी आपको लगेगी। फजलुर रहमान के समधी हाजी ग़ुलाम अली खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर मुकर्रर, और मैं आपको ये बताते हुए अब नहायत मुसर्रत और इफ्तिखार महसूस कर रहा हूँ कि अब इस्लाम पर कोई ख़तरा है और ना ही वो यहूदी लॉबी जिसके एजेंट बकौल मौलाना फजलुर रहमान हज़रत इमरान ख़ान साहब हमें नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं, अब उनसे किसी को कोई ख़तरा है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनकी पाँचों घी में और सर कढ़ाई में चल रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था लेकिन मौलाना बिल्कुल छोटे नहीं थे। मौलाना दौरे जवानी में होंगे या उससे थोड़ा सा आगे ही थे। मुझे याद है कि उन्होंने एक बयान दागा था, औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज़ नहीं, और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की इंटेलेक्ट की दाद दीजिए, उन्होंने कश्मीर कमेटी या कुछ वजारत दे करके और फिर उस नाजायज़ को जायज़ में तब्दील कर लिया, और उसके बाद शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते रहे। एक मरतबा फिर आज इसी तरह की कोई चीज़ हुई है। इस एक वक्त में अगली वाली भाई वो ज़रा लूप लगाना जिसमें मौलाना बिल्कुल माशाअल्लाह अल्लाह नज़र बस से बचाए अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ करके पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से बरामद हो रहे हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बहुत ज़रूरी काम से आए थे, ये तदफीन में शिरकत के लिए आए थे मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की, यकीनन ज़रूरी काम था, लेकिन इस्लामाबाद से या पेशावर से या फ़लाने से या डिकाने से कराची आने के लिए 50 फ़्लाइटें चलती हैं, सैकड़ों ज़रिए हैं, ट्रेन भी आती है, लेकिन ट्रेन में बैठ करके शायद आदमी छोटा हो जाता हो। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से आकर के अगर आप किसी के जनाजे में शिरकत करते हैं तो मरूमीन की मग़फ़िरत का ज़रिया नहीं बनती ये चीज़। हाँ, अलबत्ता सवाल ज़रूर उठता है। मैं अभी ये पढ़ रहा था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी को, वो जो तहाइफ उनको बहैसियत गवर्नर बसरा मिला करते थे, वो उस तहाइफ को उन्होंने रख लिया। तो हज़रत उमर ने इस्तफ़सार फरमाया, तुम्हें क्या लगता है कि ये तहाइफ तुम्हें मिलते हैं, ये तुम्हारे ओहदे को मिलते हैं? आपने उनको माजूल फरमा दिया और उनको बकरियां चराने का काम सौंप दिया। कुछ अरसे के बाद जब मुलाकात हुई तो देखा कि गाल पिचक गए, आंखों के नीचे हल्के, तो पूछा अब भी तुम्हें तहाइफ मिलते हैं? ये तो हो गया तोशा खाने वाली बात। और इस गंगा में कौन है जिसने हाथ नहीं साफ़ किया? वो भी कि जो आज दूसरों को शर्म हया दिला रहे हैं, उनकी BMW की कहानियाँ सब जानते हैं। मैं मौलाना से और उनके मुतक़दीन से ये सवाल करना चाहता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, भाई ये प्लेन वाले सफ़र को ज़रा जस्टिफाई कर दो और ये बता देना कि उस दिन कराची के लिए कोई फ़्लाइट कहीं से नहीं थी, कोई फ़्लाइट। एक मरतबा मौलाना ने इमरान खान के दौर में इस्लामाबाद में चक्का जाम किया हुआ था,
बाकायदा ये हर दूसरे दिन जो है वो अंपायर को चैलेंज भी कर रहे थे और कह रहे थे कि अब जो है वो इस्लामाबाद से बिल्कुल हम नहीं हटेंगे। लेकिन आपने देखा कि वो हटे भी, और वो बम प्रूफ कंटेनर जो बकौल शख्स से एक ख़ास शख्सियत ने उनके लिए तोहफ़तन दिया था, उस एक बम प्रूफ कंटेनर में बैठ करके उन्होंने अपने मर्ज़ी के सहाफ़ियों को, मौलाना ने भी इंटरव्यू दिया। पूछना यह था कि इमरान खान कर रहा था तो गलत था, उसके लिए तो मैंने भी आवाज़ उठाई, अब भी उठाता हूँ, आइंदा भी उठाऊंगा। लेकिन भाई ये कैसे जायज़ हो गया? ये आपका समधी, ये अकरबा परवरी क्यों करनी है? इमरान खान तो बुरा था ना, चलो इमरान खान को हटा दिया, अब आप लोग आ गए, अब आप तो हाजी साहब लोग हैं। ये सब जायज़ कैसे है? आपका गवर्नर कैसे इतना काबिल आदमी है, कैसे इतना आपका समधी काबिल आदमी है कि उसको KPK का गवर्नर बनना चाहिए? अच्छा, अब ज़रा उस पे आना भैया, वो टॉम बॉय पे, वो टॉम बॉय कैप पहन करके जो बैठे हुए तो हज़रत, यार ये अल्लाह अकबर, दिलीप कुमार के बाद अगर मैं किसी शख्स की अदाकारी पे मान गया हूँ, सलूट करता हूँ, राजकुमार भी पीछे रह गया, ये आदमी, ये टॉम बॉय कैप पहन करके जो जेम्स बॉन्ड लुक दे रहे हैं, बीमार नवाज शरीफ, ये बहुत बीमार हैं, ये बहुत बीमार हैं। ये सैर सपाटे करने गए हैं अपनी फैमिली के साथ, जिसको यहाँ सरजमीन पाकिस्तान पर, वहाँ जहाँ वो 3 बार वज़ीर आज़म रह करके और 3-5 करता रहा इस सिस्टम के साथ, वो आदमी जिसको यहाँ इजराइल अलैहिस्सलाम ले जाने के लिए तुले बैठे थे माज़अल्लाह, उसने कैसी अपनी ज़मानत कराई है, ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी। भाई क्या यूरोप में मौत नहीं आती? क्या लंदन में, UK में दाखिला बंद है इजराइल अलैहिस्सलाम का? वहाँ जाने के बाद ये अल्ताफ़ भाई वाली बीमारी क्यों नहीं है? अल्ताफ़ भाई हर दूसरे दिन अपना गुर्दा पकड़ के अब्बासी में लेटे होते थे, जब से यहाँ से भागे हैं तब से उनको गुर्दे की बीमारी नहीं हुई। गुर्दे निकलवा दिए या कोई चमड़े के गुर्दे काम कर रहे हैं आजकल। इसी तरह से नवाज शरीफ की क्लच प्लेटें जो यहाँ हर दूसरे दिन ख़राब हो रही थी, वहाँ जा करके तो वो भाई झूला झूल रहे हैं, बिन साजन झूला झूलू। ये टॉम बॉय कैप पहन करके ये तस्वीर खिंचवा रहे हैं। आपको लगता है ये दवाखाने में बैठे? अब किसी पटवारी, किसी नून लीगिए का, किसी उल जलूल आदमी का ये बयानी आना मौजूद है कि ये तो हकीम के दवाखाने पे बैठे हुए थे। और अच्छा, ये अगर हकीम के दवाखाने पे थे तो ये शराब की बोतल यहाँ क्या कर रही है? मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि ये पीने बैठे थे, इसको पीने के लिए भी पैसे देने होंगे, और पैसे तो उन्होंने आज तक नल्ली नारी वगैरह के भी नहीं दिए, वो भी सरकार ही देती थी, वो भी मेरी और आपकी जेब से ही जाता था। मगर भाई अगला वाला लूप लगाना यार, ये नवाज शरीफ की बीमारी का जो बहाना बना करके, ये एक आदमी था जिसने नवाज शरीफ को न मरने देने की कसम खाई हुई थी। इजराइल अलैहिस्सलाम से इसने पंगा लिया हुआ था। भाई एक घोड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो डॉक्टर जो था, डॉक्टर अदनान, ये घोड़ा इतना ताकतवर कैसे है कि मौत से बचा ले? वो डॉक्टर अदनान है। डॉक्टर अदनान वाला लूप मैंने आपको भेजा था। ये आदमी, कसम अल्लाह पाक की, कसम मौला की, ये इस आदमी को देख करके शायद मौत का फरिश्ता दूर भाग जाता है। अगर ये आदमी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आ गया तो यकीन कर लीजिए कि आपको दुनिया में कोई मौत नहीं दे सकता। ऐसा पटवारियों को लगता है, ऐसा नून लीगियों को लगता है। ये आदमी, आसमान को इसने उठा करके चीख चीख करके पाकिस्तान को ये बताया था कि मेरा मरीज अब मरा और तब मरा। और अगर आज हक होगन से या अनोखी पहलवान को जिंदा कर दिया जाए और नवाज शरीफ से उसका कत्ल करवा दिया जाए, अनोखी भी हार जाएगा, हक होगन भी हार जाएगा। डॉक्टर अदनान से मुझे ये पूछना था, भाईजान कौन से कुश्ते पीस करके खिला दिए, कौन सी ऐसी ताकत की दवाएं खिला दी? अब आना भैया वो घोड़े पे बाज़ाब्ता, आखिरी जुमला, बस वो घोड़े वाली तस्वीर लगाना जिसमें हम सारे गधों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बाकायदा अपने ग्रैंड सन को पोलो खेलते देख करके और बगलें बजाई जा रही थी। ठीक है आरफीन, बहुत माजरत, टाइम चुके हमारे पास ख़त्म हो गया है, ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक के बाद हम इनसाइड स्टोरी में सिद्दीक जान से बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आ गई अब यूरोप से, तो यानी यूरोप में भी पाकिस्तानी उनके पीछे पीछे हैं, इस पर बहुत बात हो रही है। और तस्नीम हैदर के इंकशाफात मज़ीद मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान को। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर इस वक्त वायरल हो चुकी है और इटली के किसी शहर में, मिलान में बताया जा रहा है, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तो लगता है कि तमाम पाकिस्तानी जहाँ भी हैं वो यानी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे। कोई तस्वीर आ जाती है, अब ये ज़ाहिर है कि उनके हुसैन नवाज भी साथ हैं, वो कह रहे हैं हवा खोरी, उनका बड़ा जुमला याद है। तो सिद्दीक जान, ऐसे लग रहा है कि लोग जो भी हो वो पीछा ज़रूर कर रहे हैं और नज़र आ रहा है कि वो कतरा रहे हैं। आप तस्वीर में देखें ना कि हुसैन नवाज साहब के चेहरे के तासुरात और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी साहब बैठे हुए हैं वो हैट पहन कर,
उनके तासुरात, वो नागवारी का इजहार कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जहाँ जाते हैं लोग पीछे पीछे हमारे कोई आवाज़ें लगाने लग जाते हैं, कोई या तस्वीर उतारने लग जाते हैं। इसमें ज़ाहिर है कोई बदमज़गी तो नहीं, लेकिन तस्वीर उतारना भी उनके लिए एक अब मुश्किल बन गई है कि जी लोग तस्वीर भी ना उतारें हमारी। देखें उसामा गाजी साहब, ये तमाम पैसा कमाने वालों के लिए गैर कानूनी ज़राए के ज़रिए हराम का पैसा कमाने वाले, करप्शन लूटमार करने वाले, अवाम का टैक्स का पैसा चोरी करने वाले, सबके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये इबरत है, सीखें इससे, देखें इससे, सबक सीखें इससे कि आप पैसा तो कमा लेते हैं, आप लंदन में असास व जायदादें भी बना लेते हैं, लेकिन फिर आप पूरी दुनिया में कहीं जा नहीं सकते, आप अपने घर से नहीं निकल सकते। मुझे बताएं कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं, बंदा अपने आप को किसी की जगह रख कर सोचे कि आप अपने घर से ना निकल पाएँ। आप घर से निकलें तो पूरा टब्बर चोर है के नारे लगें, चोर डाकू लुटेरे के नारे लगें। आप दोहा एयरपोर्ट के ऊपर उतरें तो आपको लोग घेर लें, आप जो है वो दुबई उतरें आपको लोग घेर लें, आप सऊदी अरब जाएं मस्जिद नबी तक में लोग आपको चोर चोर डाकू डाकू कह के और आपको घेर लें। आप अमेरिका एयरपोर्ट के ऊपर उतरें, वहाँ लोग आपको डाकू कहें, आप यूके उतरें आपको लोग चोर कहें। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो ये बताती हैं कि आप पैसा तो कमा लेंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन इज्जत नहीं रहेगी, लोगों की नज़रों से आप गिर जाएंगे। आप पैसा बनाकर कुछ चीज़ों में ऊपर चले जाएंगे, लेकिन लोगों की नज़रों में उतनी शिद्दत के साथ आप नीचे आ जाएंगे। आप देखें, पहले तो ये लंदन से निकले, किसी को बताया नहीं है ताकि पता ना चल जाए, फिर भी कहीं ना कहीं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, वो ढूंढ लेते हैं, तस्वीरें बना लेते हैं और एक हर वक्त खौफ का शिकार। आप जब देखें कि आप बाहर जाकर बैठे खाना खा रहे हैं, आपके जहन में एक ही खौफ है कि अभी कोई खड़ा होकर डाकू कह देगा, अभी कोई चोर कह देगा, अभी कोई लुटेरा कह देगा। तो क्या ज़िंदगी है, क्या मतलब। तो इसलिए सबक सीखना चाहिए कि आप जब लोगों के लिए काम करते हैं, जब आप आवाम के लिए काम करते हैं, जब आप आवाम की फलाह के लिए काम करते हैं, तो ये तो सियासत थी इसी काम के लिए, ये तो इबादत के तौर पर थी कि आप आगे लोगों को सर्व करते हैं। यहाँ पर आप क्या करें, आप जिस आवाम को आपने सर्व करना होता है, जिस आवाम के टैक्स का पैसा आपके पास होता है, आप उसी आवाम के टैक्स का पैसा लूटते हैं, लूट के आप अपने बच्चों को बाहर शिफ्ट कर देते हैं, बाहर आप कई मुल्कों में उनको बिजनेस शुरू कर देते हैं। कौम नीचे जा रही है। पिछले 30 वर्षों में देखें ना, जब से ये शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, इस दौरान मुशर्रफ साहब रहे हैं, इनका देख लें कि इनकी अपनी ज़ात कहाँ से कहाँ गई, ये इनके अपने लोगों के एहसास और आज़ादी कितने बड़े, और लोगों के साथ क्या हुआ, आवाम के साथ क्या हुआ, क्या लोगों का रहन सहन या लोगों का जो ज़िंदगी है उसको आसानियाँ आई हैं, बेहतरी आई हैं। पिछले 8 माह को देख लें, पिछले 8 माह में मियाँ साहब देखें उनके ख़ानदान को क्या क्या मिला है, बहुत कुछ मिला है। उनकी बेटी बरी हो गई, दामाद बरी हो गया, भाई बरी हो गया, भतीजा बरी हो गया, खुद पासपोर्ट मिल गया, बेटी वहाँ लंदन पहुँच गई, पैसा मज़ीद लूटा, और जो पुराना लूटा उसको भी एनआरओ मिल गया और मुसल्लत कर दिया गया हुकूमत में। बहुत कुछ इसमें बनाया होगा, वो बाद में कई कुछ सालों बाद पता चलेगा क्या क्या कुछ माल पानी बनाया है। लेकिन पाकिस्तान का क्या बने, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बिजली देखें, बिजली के बिल देख लें, रोज़मर्रा की चीज़ें देख लें, आटा देख लें, गैस देख लें, गैस का बहरान शुरू हो गया है, बिजली के बिल। मतलब इनको अपने इनके ख़ानदान को बहुत कुछ मिला है, अवाम को कुछ नहीं मिला। जब अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, जब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, जब मुल्क को कुछ नहीं मिलेगा और इनकी अपनी करप्शन लूटमार और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, फिर लोग तो रिएक्ट करेंगे। सही, बिल्कुल लोग इनको चोर डाकू लुटेरा कहेंगे। तो अच्छा, ये बड़ा एक लम्हा फिक्र। ये दूसरी बात ये कि तस्नीम हैदर, उसके बयानात, इंकशाफात, वो भी इनका पीछा कर रहे हैं, कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। जिस तरह डिनाई किया गया कि जी तुम्हारा मेंबर ही नहीं है या बस ये ईद मिलने आया था, उसके बाद तो इसकी वीडियोस का, तस्वीर का नासिर भट्ट के साथ एक तवील सिलसिला, एक बेतकल्लुफ़ी बड़ी पुरानी वो सब नज़र आ रही हैं। उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा कि फिर आप क्यों झूठ पर झूठ बोलते रहे। एक वाज़ेह या तो आपकी तरफ से डिनाइल आ जाता, अब इसके खिलाफ कोई केस करें कि आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, तो वो तो शख्स अभी तक वहीं पर डटा हुआ है, खड़ा है। वो कह रहे जी मैं तो आज भी मेंबर हूँ, अभी तक मुझे निकाला भी नहीं उन्होंने, और मुझे बुलाया करते थे कि ये देखो लोग बाहर आ गए हैं, ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुझे फ़ौरन पहुँचो, मैंने किसी जगह जाना है। और मैं लोग ले जाता था, बहुत से लोग ले जाकर इनके साथ इनको प्रोटेक्शन देकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो वही लोग आज इनके खिलाफ बातें करें। सही कहा आपने। और दूसरा ये देखें ना, ये एक इन्होंने बनाया कि जनाब वो जुल्फी बुखारी साहब के साथ तस्वीर आ गई, तहरीक इंसाफ के गौहर रहनुमा के साथ तस्वीर आ गई। देखें वैसे तो तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है, रोज़ इतने लोग तस्वीरें बनवाते हैं पॉलिटिकल शख्सियात के साथ, इस तरह के लोगों के साथ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर जाकर उनके ड्राइंग रूम में मिलना, ये तो मरियम। और हम देखते हैं ये अज़मा बुखारी साहब एक बार बेचारी बाहर खड़ी हुई थी, हिना परवेज़ भट्ट साहब बेचारी बाहर खड़ी हुई थी। इस तरह के इनके इस लेवल के लोग पाकिस्तान में जो इनके मेन लोग हैं वो बेचारे बाहर जाके खड़े होते हैं। एक वो अलीम खान साहब को आपने देखा था कैसे वो बेचारे बाहर खड़े हुए थे। एक बार एक एक्टर जो है वो बाहर खड़े हुए थे। इस तरह के लोग वो बाहर खड़े होते हैं, उनको इजाज़त नहीं होती अंदर जाने की, बेचारे लाइन में लगे हुए होते हैं कि जब तक अंदर से कोई लेने नहीं आके नहीं जा सकते। वो कैसे ड्राइंग रूम तक पहुंच गए जनाब। और मियाँ साहब मिलते ही बड़े कम लोगों को हैं वहाँ पर। तो
बड़े सिलेक्टेड लोगों को मिलते हैं, वो हर उस शख्स से मिलते हैं जो जाके या तो कोई बहुत बड़ा बात ऐसी जो ज़ाहिर ऑडियो शाडियोज वाले चक्कर उसमें या कोई बहुत बड़ा वो फायदा दे सकता हो, उनको मिलते हैं। नजरियाती लोगों को तो वो मिलते नहीं है, नून लीग के कारकुनान को तो वो मिलते नहीं है, आम लोगों को तो मिलते नहीं है। वो तो उन लोगों को मिलते हैं जो उनके लिए किसी न किसी काम आ सकते हैं। और ये वो खुद कह रहे हैं कि मुझे आगे शूटर चाहिए, ठीक। और फिर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पाकिस्तान में, जो ये खुद कह रहे थे कि जनाब वो तो क्रिमिनल है, तो फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका मिलता है। इस तरह के काम इस तरह के बंदों को फिर कहे जाते हैं, और फिर तो उनके कई तस्वीरें शुबहात बढ़ जाते हैं जब अचानक आप यूरोप चले जाएं और फिर आगे से ये खबरें छपाएं अपने हामी मीडिया के थ्रू के जी आगे अमेरिका जाना है, इलाज 3 साल यहाँ नहीं हो सका, अब अमेरिका जाएंगे, तो शुकूक शुबहात इससे और बढ़ते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।